बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंट्रीमेट्स कैसे हैं? उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। आज एक नया दिन, नया टॉपिक, नए मेहमान। हमारी बैठक का जो आज का टॉपिक है उसमें हम नॉर्वे के हवाले से डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली हमने चाइना, कोरिया, इटली और भी काफ़ी हमने सेशंस किए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नॉर्वे के हवाले से हमने इनवाइट किया है डॉक्टर असद मुर्तज़ा को, जो कि इस वक्त नॉर्वे में है। तो नॉर्वे के मुतालिक हमारे कंट्री में जो लोग जानते हैं, वहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, वहाँ पे पोलर नाइट्स होती हैं, वहाँ पे वहाँ की बर्फ़ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात। तो नॉर्वे के बारे में आज हम पूछेंगे असद भाई से। जैसे ही वो हमें ज्वाइन करते हैं, आई थिंक वो ज्वाइन कर रहे हैं हमें। तो नॉर्वे में 2022 से पहले एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री थी, मास्टर्स बैचलर्स भी। तो 2022 में उनकी गवर्नमेंट ने न्यू लेजिस्लेशन की और उसके बाद उन्होंने फीस रख दी। और ये सारी चीज़ें हम असद भाई से पूछेंगे। तो विदाउट फर्दर डिले असद भाई, ओवर टू यू, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें फिर शुरू करते हैं। जी जी, वालेकुम सलाम। शुक्रिया अमर भाई, आज के बैठक में बुलाने के लिए। तो मेरा नाम असद मुर्तज़ा है और मैं यहाँ पे पीएचडी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने मास्टर ताइवान से किया था और इन द मिडल कुछ टाइम जॉब की थी हांगकांग में। तो हम पहले भी कुछ बैठक कर चुके हैं नॉर्वे पे, तो अभी भी उसी सिलसिले में दोबारा कुछ नई अपडेट के साथ हम आ गए हैं। तो जैसे कि अमर भाई बता रहे थे, बिल्कुल नॉर्वे में ट्यूशन फीस नहीं थी और वेरी अफोर्डेबल कंट्री था स्टूडेंट के लिए, इन सेंस कि ट्यूशन फीस जब ना हो तो आपने सब आना है और अपना लिविंग पूरा करना है और दैट्स इट। और इतने पैसे जो थे नॉर्वे में बंदा इजीली बना लेता था, बल्कि इससे ज़्यादा ही बनाते थे स्टूडेंट्स। और फिर 2023 में ट्यूशन फीस लग गई, लाइक के 23 वाला सेशन, 24 वाला सेशन और अब ये 25 वाला जो थर्ड सेशन है जो अभी ट्यूशन फीस के साथ चल रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जून में दोबारा फिर इनके कुछ पार्लियामेंट में और कुछ आपस में इनकी गवर्नमेंट की डिस्कशन चली कि ट्यूशन फीस जो है वो बहुत ज़्यादा है और लोग नहीं आ रहे, क्योंकि इनकी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट रेट बहुत गिर गया था, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। तो उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने सोचा कि पहले जो था कि ट्यूशन फीस टोटली स्टूडेंट से ले रहे थे। लेट्स सपोज कि जब आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं ना, तो उसमें कुछ खर्चा होता है जो यूनिवर्सिटी अफोर्ड करती है और कुछ खर्चा होता है जो आपको बैक एंड पे गवर्नमेंट देती है उस यूनिवर्सिटी को और व्हाट। तो पहले ये पूरी की पूरी फीस जो थे वो स्टूडेंट से ले रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, फीस को कम किया जाए। तो अभी इन्होंने कम की है फीस, लेकिन आई थिंक स्टिल इट्स टू मच, स्पेशली अ, पाकिस्तानियों के लिए। क्योंकि अभी जो है ना, हमारी यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट आई है वो मैंने देखी है, बाकी मुझे अभी तक कोई लिस्ट नहीं मिली। उसका मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो सोशल साइंसेज या इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं ना, उनकी पहले फीस थी 1,85,000 नॉर्वेजियन क्रोन फॉर 1 ईयर, जो रफली 50 लाख बनती होगी। ठीक है, अभी उसको कम करके इन्होंने क्या किया, 1,85,000 वाले को 1 लाख पे ले आए हैं, मतलब। लेकिन 1 लाख करोना स्टिल इक्वल टू 28 लाख PKR। और कुछ जो प्रोग्राम थे जो मेडिकल के और इधर उधर थे, बायोटेक के, मेडिकल की नहीं, बायोटेक और इंजीनियरिंग की, उनकी फीस थी 2,50,000 पहले। उसका भी लाख कम करके उसको 1.5 लाख पे ले आए हैं। और जो मेडिसिन का एक दो कोर्स है उसकी तो अभी भी 3 लाख से ऊपर है। तो मेरे ख्याल में भी बहुत ज़्यादा फीस है, लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा इतने पैसे लगा के लीगली यूरोप आना चाहे फैमिली के साथ, और जो होपफुल हो कि वो कल को इतनी मेहनत करेगा कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है। अच्छा असद भाई, ये बताएं कि जिस तरह चाइना का सीएसई है और ताइवान के स्कॉलरशिप्स हैं, कोरिया का स्कॉलरशिप है, नॉर्वे की गवर्नमेंट का कोई स्कॉलरशिप ऐसा है जो बच्चों को कोई ऐसा नाम उसका या कोई स्कॉलरशिप, कोई एजेंसी जो बच्चों को स्कॉलरशिप ऑफर करती है? नहीं, नॉर्वे में ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, एक्सेप्ट के नॉर्वे में क्या उसको बोलते हैं, इनकी एक दो स्कॉलरशिप है।
वो भी ऐसी स्कॉलरशिप है कि एक तो कोई ह्यूमन राइट्स टाइप की स्कॉलरशिप है, अगर किसी बंदे ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हो ना ह्यूमन राइट्स वाले सेक्टर में किसी में, और वो एजेंसी डायरेक्टली रिकमेंड करती है तो एक उस तरह की स्कॉलरशिप है, स्टडी के लिए ये करते हैं, लेकिन वो बड़ी लिमिटेड। और एक दूसरी जो है वो थी कि वो भी कोई इसी तरह की है, उसमें भी है कि जो कोई बंदा बहुत ज्यादा अपने कंट्री में मुश्किल में है, शायद कुछ आप कह सकते हैं कि जो असाइलम सीकर टाइप होते हैं इस तरह, जो उधर बहुत ज्यादा फेस कर रहा है, वो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकता है। इस तरह की है। उसके अलावा मास्टर के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है, लेकिन जो इनके अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लोन देते हैं। मतलब जिनके नॉर्वेजियन नेशनल हैं या जो पीआर वाले पाकिस्तानी भी हैं या पाकिस्तानी बॉर्न भी हैं या वट एवर, वो अप्लाई करते हैं, उनको लोन मिलता है। मास्टर स्टडी का मुझे आइडिया है, वो लोन की टोटल जो है लोन मिलता है ऑलमोस्ट इनकम के हिसाब से मिलता है, लेकिन टोटल जो पर ईयर मिलता है 1 लाख 65 हजार के करीब आई थिंक मिलता है करोनर। तो उसमें आपने आपने जो है ना अ, 1 लाख वापस करना है, बाकी वापस नहीं करना। मतलब कि ठीक है। कुछ जो है आपका वो निकल जाएगा उसमें, उसको ग्रांट कहते हैं। तो बाकी जो आपने वापस करना है, लेकिन इसकी कंडीशन यही होती है कि आप ने डिग्री जो है कंप्लीट करनी है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हाँ जी। एक क्वेश्चन आया, पीएचडी के लिए कोई स्कॉलरशिप है? तो अब हम पीएचडी का ही डिस्कस करेंगे दनीन। तो अब बताएं कि पीएचडी के स्कॉलरशिप जो है वो जॉब बेस्ड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड, या कोई उसका स्कॉलरशिप होता है? अच्छा जी, नॉर्वे में जो पीएचडी है ना ये टोटली जॉब बेस्ड है। कि नॉर्वे में पीएचडी को ये स्टूडेंट समझते ही नहीं है। पीएचडी को ये समझते हैं कि जो बंदा पीएचडी करने आ रहा है या जो भी है, पीएचडी की पोजीशन जो है इनकी ये होता है कि प्रोफेसर जो है वो अप्लाई करते हैं, ग्रांट विन करते हैं, उसके बाद वो एडवर्टाइज करते हैं इसको एज जॉब अप्लाई होती है, ऊपर पोजीशन अप्लाई होती है, उस पर जो है कंपटीशन जी शुरू हो गया, लोग अप्लाई करें। जितने भी लोग अप्लाई करेंगे उसको बाद में वो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे, कमेटी बैठती है, फिर कुछ 5 4 लोगों का इंटरव्यू लेती है और उसमें से एक बंदे को पोजीशन मिल जाती है। तो इट्स अ काइंड ऑफ वेरी वेरी कंपेरेटिव थिंग कि आप ये नहीं है कि आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये इट्स अ काइंड कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसमें आपने लोकल को भी compete करना है और इंटरनेशनल को भी compete करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब लोकल कैंडिडेट आ जाता है तो मामला सख्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लोकल को प्रेफर करते हैं, इनके अपने लोग ज्यादातर पीएचडी नहीं करते ना। तो इसलिए जहाँ फिर कोई करना चाह रहा हो तो उसको फिर ये एज देते हैं, और वैसे भी लोकल है। अदरवाइज फिर अगर लोकल ना हो और आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो फिर आपको इंटरनेशनल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं ये लोग। आपके सामने बैठे हैं हम। अच्छा, ये जो जॉब बेस्ड पीएचडीज होती हैं, इसमें प्रोफेसर जब फंड्स अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत लिमिटेड फंड्स मिलते हैं, तो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो अप्लाई करें, उनको प्रायोरिटी देते हैं ये लोग। बट जब, क्योंकि बिल्कुल मैंने भी देखा है हमारी यूनिवर्सिटी में सारे पीएचडीज जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, लोकल कोई भी नहीं है। तो बहुत कम, बिल्कुल। हाँ बहुत कम यूरोपियंस जो हैं वो पीएचडी के पाथवे को फॉलो करते हैं। अगर करें भी तो वो पार्ट टाइम करते हैं, हफ्ते में एक दिन आएंगे या 2 दिन आएंगे, या फिर वो रिमोटली पीएचडी कर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि कोई प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये पोजीशंस अनाउंस होती हैं नॉर्वे में, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। अच्छा, इनमें नॉर्वे की जितनी भी पीएचडी पोजीशंस हैं वो एक वेबसाइट है जॉब नॉर्गा। इंग्लिश नूरिया। वालों को शायद हाँ तो नहीं, लेकिन नॉर्गा इसको पढ़ेंगे, वो नूरिया नहीं। अच्छा, मैं वैसे सीख रहा हूँ तो वो नूरिया बोलते हैं। हाँ, अच्छा, ये आप नूरिया। वेबसाइट शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन से? ये मैंने आपको सेंड किया है, नूरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्वे है ना, हम्म, नॉर्वे के 3 नेम है, ठीक है। जो इसको इंग्लिश में नॉर्वे कहते हैं, ठीक है।
नॉर्वेजियन नॉर्वेजियन में इसको नोर्गा कहते हैं। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ। तो जो नी नोश्क है ना, उसमें नूरिया कहते हैं। आप नी नोश्क सीखना शुरू कर रहे हैं, वो नहीं चल रही कि आपने नॉर्वेजियन बोकमल सीखनी है, नोरगा वाली। ठीक है, नोरगे वो की जिसमें वो वो कमाल सीखे, आप गलत सीख रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी जो भी समझ आती है सीख मेरी सीख। आप चेक करें ना, आप कौन सी सीख रहे हैं, क्योंकि जो चलती है बोकमल चलती है। क्योंकि उसमें ओ को ये ऊ बोलते हैं, और जी के बाद ए आएगा। एक ए को बेसिकली जो ई है ना, ई को ये ए कहते हैं। बिल्कुल उलट बोलते हैं हाँ, ये। तो फिर वो बनेगा जॉब नूर का बन गया। जैसे नॉर्दर्न नॉर्वे को कहते हैं ये नूर नूरगा। नूर नूर का बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। तो आप नॉट स्क्रीन बेसिकली। हाँ स्क्रीन तो शेयर करके दिखाएं इस प्लेटफॉर्म की, नूरिया की। चले आपको हम नूरी ही दिखा देते हैं। आपने अब आपने भी तो आप लैंग्वेज सीख रहे हैं कि नहीं? चल रही है। सो थोड़ी देर में भाई मैंने अप्लाई करना है परमानेंट रेजिडेंसी, तो मुझे एग्जाम देना है। तो बस थोड़ी बहुत चल रही है। चलें, आपसे बोला करेंगे बहुत जल्द इंशाल्लाह। हाँ, अब ये देखें, अब मैं स्क्रीन शेयर करूँ अपनी। हाँ आप स्क्रीन शेयर करें। तो जितने भी कंट्री मेट्स हमें सुन रहे हैं, माशाल्लाह आज सबसे ज़्यादा ऑडियंस है हमारे साथ असद भाई। तो नॉर्वे में ट्राई लाजमी करें, बहुत अच्छा मुल्क है। और ये ऊपर नॉर्दर्न में सबसे दूर है, वहाँ पे मैं कहता हूँ जितनी दुनिया में आजकल जंगें लग रही हैं, तो वहाँ पे तो जहाज़ों के वो जो कहते हैं कि अ, अगर कोई जंग करने के लिए फाइटर जेट्स जाएं भी तो उनके पेट्रोल ही सारे जो हैं वो जम जाएंगे। तो बड़ा पीसफुल और बहुत सेफ कंट्री है। सब ट्राई करें। तो ये एक वेबसाइट इन्होंने हमें शो की है। ये देखें, अब ये देखें ना, इधर आप लैंग्वेज में जाएंगे ना। एक मिनट, अब ये क्या हुआ? ये आ रही किधर है, गया? एक मिनट। ओके। आ रही है ना। यस आ गई है। अब ये देखें, ये वेबसाइट है, इस पे आप लैंग्वेज में जाएंगे। अब 4 लैंग्वेज हो रही हैं। ये पहली आ रही है नॉर्वेजियन वोकमॉल। ठीक है, ये मेन है जो चलती है। उसके बाद आ जाती है इंग्लिश, फिर नॉर्वेजियन नी नॉश्क है। ठीक है, फिर ये आ जाती स्मॉल, ये इधर जो सामी लोग हैं ना, जो इनके एबोरिजिनल लोग हैं, ये उनकी लैंग्वेज आ जाती है। लेकिन मेन जो है नोश्क, इसको बोलते हैं नोश बुकमल, वो चलती है। हम इंग्लिश में चलते हैं क्योंकि हमने अपने लोगों को बताना है। यहाँ पे आपने सिंपल सर्च कर देना है पीएचडी और दैट्स इट। सो अभी 141 पोजीशन जो है ओपन है। 141 पोजीशन जो है ऑल अराउंड नॉर्वे जो है फिलहाल ओपन है। लाइक ये एंटी एनयू यूनिवर्सिटी है, टॉप यूनिवर्सिटी, वहाँ पे पोजीशन है। अब ये एक यूनिवर्सिटी ऑफ सतवांगर है। लेट्स सपोज हम इसको ओपन कर लेते हैं। हम्म, तो ये देखें, उन्होंने कहा जी पीएचडी फेलोशिप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन है। ये सारे जॉब की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि यूनिवर्सिटी जो है स्वांगर जो है इनवाइट कर रही है पीएचडी एप्लीकेशन जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन में, वो सारा उसके बारे में बताया हुआ है। दी हायर्ड कैंडिडेट विल बी एडमिटेड टू पीएचडी प्रोग्राम। इसमें ये चीज़ होती है कि नॉर्वे में पहले आपकी हायरिंग होती है एज अ जॉब, और फिर जब आप इधर आते हो फिर आप अप्लाई करते हो एज अ पीएचडी एडमिशन। तो एडमिशन आपका बाद में आता है, अब आप पहुंच जाते हो। पहले आपकी जॉब के तौर पे आपको हायर करते हैं, और उसी में वो सारी रिक्वायरमेंट देख लेते होते हैं कि पूरी हो रही हैं, ठीक है, फिर बंदा लेते हैं। ठीक है, कह रहा है एजुकेशन इंक्लूड रेलिवेंट कोर्सेज टू अबाउट 6 मंथ ऑफ स्टडी, डिसर्टेशन होगा और ये सब कुछ होगा, सारा लिखा है। ये 3 साल की पीएचडी है। ये देखिए, तीन असद साल की पीएचडी होती है ना। असद असद भाई सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये अब्दुल्ला को आपने इनवाइट किया है? कौन अब्दुल्ला? ये अब्दुल्ला जुड़े हैं हमारे साथ। नहीं नहीं, मैंने तो नहीं किया। तो अब्दुल्ला अगर आपने कॉल पे बात करनी है तो फिर मैं आपको बाद में लेता हूँ। ओके असद भाई। अच्छा, तो नहीं, आपने लिंक शेयर किया था किसी को? हाँ मैंने किया था, ये देखिए, लिंक शेयर किया है मैंने। हाँ, बस वो उधर से भी हो गई। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना, ये देखें, ये पीएचडी पोजीशन जो है ना,
ये 3 साल के लिए है, और इसमें लिखा है विद रिसर्च ड्यूटीज एक्सक्लूसिवली। लेकिन नॉर्मली जो कुछ पीएचडी होती है वो 4 साल की होती है, उसमें 1 साल जो होता है वो टीचिंग होता है, उसको उन्होंने 25% डिवाइड किया होता है। आगे ये अब टॉपिक बताया उन्होंने, ये रिसर्च का टॉपिक है, ये ऑब्जेक्टिव है, मतलब हर चीज़ पहले ही डिफाइंड है, सारा कुछ क्या करना है, मेथोडोलॉजी भी उन्होंने बताई हुई है कि ये काम होना है भैया, आपने आना आगे काम शुरू कर देना है, ठीक है। अब इधर आता है क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कह रहे हैं जी क्वालिफिकेशन ये हो कि आपका जो थीसिस के साथ मास्टर और इक्वलेंट टू नॉर्वेजियन बी ग्रेड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिफरेंट यूनिवर्सिटी से है तो आपको ईसीटीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मली इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका 120 ईसीटीएस या 2 साल का मास्टर हो जिसमें 6 माह का थीसिस हो, 30 ईसीटीएस। अब ये जो है जी अगर कह रहे हैं आपके पास स्किल है तो आपको एडवांटेज होगा। आगे कह रहे हैं दी एम्फेसिस इज आल्सो प्लेस्ड ऑन मोटिवेशन लेटर, प्रोफेशनल पर्सनल स्किल, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन अ टीम, ability to work in structure and handle a heavy workload, having a good command of both oral and written English, ठीक है, ये सारा कुछ उन्होंने कहा हुआ है। फिर कंप्यूटर्स इंग्लिश में उन्होंने मांगी हुई है कि आल्सो 6.5 आपके पास या ये चीज़ें हों, या एग्जाम टू कैंडिडेट, ये जो कैंडिडेट है ना जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया इधर से स्टडी की हो, इंटरनेशनल बैचलर डिप्लोमा हो जिनके पास है, यहाँ जिन्होंने कोई मास्टर डिग्री की हो यूयू में या ई कंट्री में, इंग्लिश स्टार्ट वो भी एग्जाम्प्ट है। और यहाँ जो जो इस लिस्ट में जी एस यू इनकी नॉर्वेजियन की जो इंटरनेशनल लिस्ट है, लेकिन हम पाकिस्तान इसमें फॉल नहीं करते तो हमें आइल्स वगैरह चाहिए होगा। अब वो कह रहे हैं हम क्या ऑफर कर रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं पीएचडी इन लार्ज एक्साइटिंग ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर कर रहे हैं हम, अच्छा लाइफस्टाइल ऑफर कर रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। सैलरी जो अभी ऑफर कर रहे हैं ये कर रहे हैं जी, सैलरी आईपीएल 17 कोर्स 5 लाख 48 41। हजार 800 पर ईयर, ये मंथली बनेगी तकरीबन मेरे ख्याल में 44 45 थाउजेंड के रेंज होगी बिफोर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स जो मिलेगी, पहले साल ज्यादा मिलेगी, पहले साल टैक्स कम होता है, 25% होता है। तो पहले साल आप कह सकते हैं कि आपको 33 हजार के आसपास मिलेगा, उसके बाद जो आपको 31 के अराउंड मिलेगा, 31,000 सैलरी मिलेगी आफ्टर टैक्स। और इसी सैलरी में से आपका जो है पेंशन फंड में भी जा रहा है। पेंशन फंड ये है, नॉर्वेजिया में आप नॉर्वे में जब रिटायर हो जाते हो या आप को कुछ हो जाता है, आप काम करने के नहीं रहते, या आपकी इस पीएचडी के बाद अगर आपको जॉब नहीं मिलती, अगर आप पीआर परमानेंट रेजिडेंट हैं यहाँ के जब हो जाएंगे तो आपको घर बैठे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलेंगे। बाकी ये कुछ उन्होंने कहा जी हमारी जिम के कुछ फायदे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या ये एक ग्रुप है यम यो पी एम, यम इस घर को बोलते हैं, तो डिस्काउंटेबल वर्क, तो ये कोई इनका ग्रुप है जिनके साथ काम कर रहे हैं, तो उनकी वो होगी वहाँ पे जो बस सर्विस है, क्यों वो कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हम आपको डिस्काउंट देंगे। हेल्थ सर्विस जो होती है वो सारी आपको इधर इसके अंदर इंक्लूड होती है जो आप टैक्स देते हैं। और री लोकेशन प्रोग्राम भी है कि इसमें कुछ होगा एक जगह से दूसरी जगह तो आप अच्छा हम आप असद भाई, मेरे मेरे पीएचडी कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा हुआ था कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है जो हमारे सिटी के अंदर है वो बिल्कुल फ्री है हमारे लिए, हमारा कार्ड बना हुआ है पीएचडी वालों का। और 100 किलोमीटर अगर मैं सफ़र करता हूँ ट्रेन पे तो मुझे 50% जो है वो डिस्काउंट मिलता है। तो इस तरह के बेनिफिट्स भी ये देते हैं पीएचडीज को ना। बिल्कुल 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 ये चीज़ें हैं जो अगर इन्होंने लिखा हुआ है ना तो लाजमी देंगे। फिर इसमें एक और चीज़ होती है नॉर्वे के अंदर कि आप जब किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं ना, तो ये जॉब नोट का भी एक ऑप्शन होता है कि आई एम फ्रॉम इमिग्रेंट बैकग्राउंड, उस पर आपने लाजमी टिक करना है शुरू में ना। जब आप उस पर टिक करेंगे तो आपको इनका रूल होता है कि एटलीस्ट वन कैंडिडेट जो उन्होंने इमिग्रेंट बैकग्राउंड से लाजमी इंटरव्यू के लिए बुलाना होता है, ठीक है। तो वो भी आपकी एप्लीकेशन अगर अच्छी है तो आप प्रायोरिटी में आ जाएंगे। यहाँ अगर आपको डिसेबिलिटीज हैं या गैप इन देयर सीवी है, मतलब गैप इन सीवी ये भी कहते हैं कि अगर पिछले 5 साल में से आप 2 3 साल अनएम्प्लॉयड है, मतलब डिग्री के बाद, तो भी आप जब करेंगे तो आपको इंटरव्यू देने के लिए प्रेफर करेंगे, वो करते हैं कि इन लोगों को जॉब देनी चाहिए जो अनएम्प्लॉयड है। तो डॉक्यूमेंट क्या मांगे हैं, सीवी मांगी है, रेफरेंस, डिप्लोमा,
उसके अलावा इंग्लिश कॉम्पिटेंसी और एप्लीकेशन एंड अदर रिलेटेड स्किल, तो सारा कुछ जितना कुछ भी है आपने उधर वेबसाइट के ऊपर ही अपलोड कर देना है। तो ये उन्होंने बताया हुआ कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी सारी पूरी करनी है। पॉइंट विल वर्क बेस्ड एट यूनिवर्सिटी ऑफ stavanger विद द एक्सेप्शन ऑफ अ स्टे अब्रॉड रेलिवेंट रिसर्च सेंटर। ये कोई होगा इनका कोलैबोरेटर होगा जिसका उन्होंने साथ में बताया हुआ। ये यूनिवर्सिटी ऑफ stavanger देख लो कितनी प्यारी है, वाह जी वाह। समर की चल रही है इन्होंने। और stavanger में मजे की बात है, स्नोफॉल नहीं होती, बहुत कम होती है क्योंकि कोस्टल सिटी है, बारिशें होती रहती हैं। फिर नीचे उन्होंने यूनिवर्सिटी इन्होंने बताया हुआ अपने यूनिवर्सिटी के बारे में कि हमारे पास ये करते हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये क्वेश्चन जो है ये प्रोफेसर है, इसका नाम है शस्ती एंगन। ये होगी इसकी मेन होगी, ये एचआर एडवाइजर है रोजा अंद्रादे। और ये कोई जी एसोसिएट प्रोफेसर है ओवेन मैनिक, कुछ जर्मन तो नहीं है, खैर है नोश की है। तो ये बता रहे हैं 4 अगस्त डेडलाइन है, तो उससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो सेम टू सेम ऐसे ही होता है, अगर आप कोई और पोजीशन भी देखेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा, हर पोजीशन का बताया हुआ होता है इन्होंने। तो ये जो है ऐसे ही आप इधर आ सकते हैं इस वेबसाइट पे और आप देख सकते हैं। जैसे ये देखें, पीएचडी फेलोशिप इन ट्रांसलेशन रिप्रोडक्टिव सर्विस, टिम्बर इंजीनियरिंग में है, एनटीएनयू में, सोशियोलॉजी में है। तो इस तरह यहाँ पे सारी पोजीशन जो है 141 की 41 एडवर्टाइज हुई है। जब मैं हंट करता होता था तो मैं इसको चेक करता था हफ्ते में 2-3 दफा कि कोई नई पोजीशन आई कि नहीं आई, और इसको देखता रहता था अपनी रेलिवेंसी। तो जैसे ही कि मुझे रेलिवेंट पोजीशन मिली तो मैंने इस पे अप्लाई कर दिया, और फिर उसके बाद फिर जो प्रोसेस है आपका, इंटरव्यू है और ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया असद भाई। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं हाँ, अब्दुल कॉल पे बुला लें। अब्दुल्ला। यस हाँ अब्दुल्ला। जी, अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई आपने अंधेरा ही कर दिया अब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल अमर भाई का शुक्र अदा करते हैं कि पाकिस्तान के बंदों के लिए, स्टूडेंट के लिए एक वंडरफुल वर्क कर रहे हैं। मगर सर असद मुर्तजा से मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम नॉर्वे में मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करें कि कोई कोर्स, इंग्लिश कोर्स रिलेटेड कंपलसरी है या नहीं। कोई यूनिवर्सिटी आइल्स पास या डुओलिंगो को मांगते हैं, पर ये जो एडमिशन नॉर्वे कंट्री की होती है मास्टर लेवल पे, कैसे पता चले? अदर कंट्री की, चाइना कंपेयर टू अदर कंट्री पता चल जाता है ऑलमोस्ट, मगर चाइना हो गया है उसका पता, भाई नॉर्वे का हम कम सुना है ये स्कॉलरशिप देती है। मैं हमको कैसे पता चले इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए, और जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है या उसमें क्या होता है? मैं ये ब्रीफिंग चाहिए। थैंक आपका यू। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या किया हुआ है? मैंने किए मास्टर बीएस किए एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस में। और मास्टर किस में किया हुआ है? मास्टर सन नहीं, मैं मास्टर के लिए जा रहा हूँ किसी कंट्री में। मैं एफर्ट कर रहा हूँ, कोशिश चार कर रहा साल हूँ की कि बीएस, चार जी जी 4 साल। चार जी जी साल जी जी ओके जी सीजीपीए कितना है आपका? जी सर। स्कोर कितना है उसमें, कितना सीजीपीए है? सर 3.42। 3.42। आइल्स है आपके पास? नहीं सर, आइल्स नहीं। अच्छा, आपने ऐसा करना है कि जब ये खत्म होगी ना, ये सेशन खत्म होगा, आपने आमिर भाई से मेरा नंबर लेना, मेरे से ना पर्सनल में रब्ता करना है आपने, आपको मैं बताऊंगा एक कोर्स। ठीक है? नॉर्मली थैंक यही यू वेरी बात हम मच सर। डिस्कस कर रहे थे, नॉर्मली यही बात मैं कह रहा हूँ, नॉर्मली हम यही बात डिस्कस कर रहे थे नॉर्वे। अच्छा, पहला सवाल था आपका कि नॉर्वे इतना छुपा हुआ क्यों है। उसकी रीजन ये है कि पहले लोगों का रुझान था ज्यादा चाइना की तरफ जाएं, यहाँ पे स्कॉलरशिप हो, या यहाँ पे भी यूरोप में भी लोग जो थे स्वीडन की तरफ ट्राई करते थे, वहां पे आइल्स नहीं था। ठीक है? तो इसलिए नॉर्वे में जो है ना लोग बहुत कम आए हैं जितना स्टूडेंट आना चाहिए था। लेकिन जब आने लगा स्टूडेंट तो फिर इन्होंने ट्यूशन फीस लगा दी। तो अब इधर ट्यूशन फीस है कि आपको पे करना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा है। अच्छा। 20-25 लाख साल की फीस है। तो वो तो कोई नहीं, पाकिस्तानी हर बंदा नहीं दे सकता, वो तो वही दे सकता है जो बहुत ही अमीर हो और जो अफोर्ड कर सकता हो। और वेल डेवलप्ड। हाँ, और एक इनकी और रिक्वायरमेंट होती है कि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपने इधर कुछ अमाउंट डालनी है, तकरीबन
आई थिंक वो भी 40-50 लाख है इनकी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में कि मेरे पास साल का खर्चा है, लेकिन ये ब्लॉक नहीं होता जैसे जर्मनी में ब्लॉक होता है ना। तो ये होता है कि जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे उसी टाइम आप वो अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। सही है। तो नॉर्वे ने इसीलिए जो ये वजह थी ना, इस वजह से लोग जो है ना नॉर्वे में कम आए। यहाँ पे वही लोग आए थे जो जिनके पास पैसा था और जो ये सारा काम कर सकते थे। मतलब उस दौर में जब ट्यूशन फीस नहीं थी 2023 से पहले, तब भी ये यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालने भी पैसे, अब हर बंदा तो 50 लाख नहीं डाल सकता, चाहे वो एक माह के लिए डालना है कि आपने नॉर्वे में सेंड करना है इनके अकाउंट में, जब आप आएंगे फिर निकाल लें। तो ये रीजन थी। और यूरोप में मोस्टली ये अभी ज्यादा एक्सप्लोर्ड कंट्री इस टाइम इटली है। इटली का बहुत इजी एडमिशन है और स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन शुरू शुरू में इटली में बहुत ज्यादा लोग गए हैं पाकिस्तान से। और अब वो इतना प्रोसेस स्टडी हो चुका है, पाकिस्तानियों ने कर दिया, इतना एक्सप्लोर कर दिया कि अब हर दूसरा बंदा एडमिशन लेटर लेके पकड़ के बैठा हुआ है और पाकिस्तान से फिर अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अभी करंट डेज में यूरोप के अंदर अगर आप कंट्री जहाँ पे आना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि आपके एक्सपेंसेस कम से कम लिखें, और जो इस टाइम वीजे भी दे रहा है वो फ्रांस है। आपको फ्रांस पे सर्च करनी चाहिए। फ्रांस बहुत कम एक्सप्लोर हुआ हुआ, अभी हो रहा है आस्ता आस्ता। अभी बहुत लोग आ रहे हैं और फ्रांस के एडमिशन जो है सितंबर में ओपन हो जाते हैं और दिसंबर में क्लोज भी हो जाते हैं, जब मोस्टली यूनिवर्सिटियों को पता ही नहीं होता लोगों को ना। और नॉर्वे के भी तभी ओपन होते हैं। लेकिन आपके केस में मुझे नहीं आइडिया आपकी फिनेंशियल सिचुएशन क्या, आप अफोर्ड कर सकते हो इतना कि नहीं। आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्टार्ट जो है ना वो किसी ऐसे कंट्री से ले लो जहाँ पे आपको कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए। लेट्स सपोज आपको ताइवान, इंडोनेशिया, आजकल इंडोनेशिया बैचलर तक वालों को दे रहा है फुली फंडेड स्कॉलरशिप। है पैसे कम दे रहा है क्योंकि इंडोनेशिया खुद इतना अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन वो सस्ता बहुत है, इतने पैसे देता है कि आपका गुजारा वहां हो जाता है। तो मैं तो आजकल स्टूडेंट को यही प्रेफर करता हूँ कि लेट्स आपके केस में आप पहले चले जाओ उस कंट्री में, वहां से आगे ट्राई करो। आप अगर यूरोप में हो जाता तो वहां से वीजा प्रोसेस करके आप यूरोप मूव कर जाओ। इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें कोई इतना नहीं है बड़ी मसला। थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है अगर आप डिग्री करके नहीं जाते वहां से, इनकम्प्लीट छोड़ दो, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं है। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, आप जा सकते हो। तो करंटली ये सिचुएशन है अभी जो है ना पाकिस्तान से। मेन इशू पाकिस्तानी स्टूडेंट के लिए एडमिशन सिक्योर करना नहीं है, बल्कि अपॉइंटमेंट सिक्योर करना एक बड़ा मसला बन गया कि आपको एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती है, वीजा ही नहीं अप्लाई कर सकते। तो ये मेन मेन प्रॉब्लम इस टाइम वो है। तो जी सर। हाँ, तो अब्दुल्ला, उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। फ्रांस, जर्मनी, इनका अप्लाई करें। अगर आप नहीं कर सकते ब्लॉक अमाउंट जर्मनी का, तो फ्रांस को लाजमी एक्सप्लोर करें। और पूरी दुनिया से अगर आप फ्रेंच, जो उनका प्रेसिडेंट है मैक्रोन, उसने हाँ, ट्वीट भी किया था कि मैं पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और स्कॉलर्स को यूएसए की बजाय फ्रांस में लेके आना चाहता हूँ। तो जो फ्रांस है वो बुला रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक्सप्लोर करें। और मैं जो असद भाई का नंबर है वो आपको शेयर करूंगा, तो आप पर्सनल मीन से बात कर सकते हैं। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करें, ठीक है? थैंक सर, गाइड लेंगे इंशाल्लाह, बेहतर होगा। चले, बेस्ट ऑफ लक आपको। अल्लाह हाफिज। ओके, तो असद भाई, कमेंट्स पे जाने से पहले आपने सारा बताया, तो वीज़ा प्रोसेस कैसे होता है वो भी बता दें। वीजा प्रोसेस इनका बड़ा आसान है। 100% वीजा है इनका नॉर्वे का, बहुत कम केसेस में। वीजा प्रोसेस सिंपल है, आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके बाद आपने इधर वो पैसे ट्रांसफर करने हैं। और नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन है आपकी, एडमिशन लेटर होगा, आपका पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट इधर उधर करके। तो वीएफएस के थ्रू अप्लाई करते हो। वीएफएस की अपॉइंटमेंट हर टाइम अवेलेबल है, कोई मसला ही नहीं है। आप सुबह की ले लो, वीएफएस लाहौर इस्लामाबाद उधर जमा करवाना है आपने, फिंगर हो जाएंगे आपके। हाल तो इनकी एम्बेसी है नॉर्वे की इस्लामाबाद में, लेकिन वो वीज़ा प्रोसेस नहीं करती है। एक्सेप्ट करती है एप्लीकेशन, लेकिन प्रोसेसिंग अबू धाबी में होती है। तो ये लाहौर में अगर आप सबमिट कराते हो वो इनको सेंड कर देते हैं इस्लामाबाद वालों को। इस्लामाबाद वाले पासपोर्ट रख लेते हैं, बाकी सारे डॉक्यूमेंट बाय कोरियर या बाय फैक्स, जैसे आई थिंक बाय कोरियर वो आगे भेज देते हैं अबू धाबी। फिर अबू धाबी वाले भी एक्चुअली खुद प्रोसेसिंग नहीं होती, वो यूडीए जो इनकी इमिग्रेशन है मेन, तो वही प्रोसेसिंग करती है, फिर उसको भेज देते हैं। फिर जैसे यूडीए अप्रूवल देता है तो वो आपका पासपोर्ट जो इस्लामाबाद में होता है वो स्टिकर प्रिंट करके लगा देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट बाद में दुबई से वापस आ जाते हैं। तो इस तरह का सिस्टम है। वीजा 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 रेशियो इनकी बहुत अच्छी है। इससे तो पहले भी जो असद भाई, स्टूडेंट आए हैं उन्होंने बहुत अ, 100% वीजा लिया है।
तो असद भाई 2022 में काफी ज्यादा रिजेक्शंस आई हैं हाउस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। वो तो फार्मासिस्ट को आई थी ना, वो तो तो उसकी उनको आई थी, उनके वीजा उनकी और चीज है। इनका जो स्टूडेंट वीजा का तो जैसे ही आपका एडमिशन होता है, आप स्टूडेंट उससे पहले ही अप्लाई कर देते हैं स्टूडेंट नहीं, हाउसिंग के इस लिए। वक्त जो फार्मासिस्ट थे उन्होंने भी यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में एडमिशन लिया था, प्रॉपर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया था उन्होंने। बल्कि मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी रिसेंट बात हुई थी, उसने अपील की थी। तो 6 महीने बाद उसकी अपील का रिस्पॉन्स आया और उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया उसका। नहीं, उसका फिर ये होगा ना कि उन्होंने जो हाउसिंग का, क्योंकि ये भी एक रिक्वायरमेंट होती है इनकी वीजा के एप्लीकेशन के वक्त के, पूछते हैं आपका एड्रेस क्या होगा नॉर्वे में। अब मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने अप्लाई कर दिया था, और मैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पे आ रहा था तो मुझे हाउसिंग नहीं मिल रही थी। अगर मैंने वीज़ा अप्लाई कर दिया तो वीज़ा होने वाले में कहा कि आप लेटर पे लिख देंगे आपके पास नहीं है, अभी मैंने लिख दी। तो उसका ये हुआ कि उसके बाद भी जब मेरा वीज़ा आ गया, सब कुछ हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे भी मेरी एड्रेस नहीं लिखा हुआ था। उसका नुकसान ये हुआ कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटी का या पता नहीं कोई एमपीओ बॉक्स का कोई एड्रेस लिख दिया था। तो जब मैं फिर हाउसिंग तो मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब मैंने इनकी पुलिस में क्या अपना आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया, तो उसको मैं कह भी दिया कि मैं एड्रेस मेरा ये है, लेकिन उस मिस्टेकनली सिस्टम में मेरा वो एड्रेस ही पिक हो गया जो वीजे के टाइम था जो। अब वो इनका प्रोसेस सारा ऑटोमेटिक होता है, तो वो मेरा ना उसी टाइम इनका होता है, जब आप सबमिशन करते हो तो आपका पर्सनल नंबर जनरेट होता है कि आपको देते हैं सारों को हाँ। 11 हिस्से का, उसी से सब कुछ आपका होता है। तो वो जनरेट नहीं हुआ मेरा ना, उसने कहा कि आपका ना बाद में आएगा, बाद से आता है, टैक्स ऑफिस से आता है ये। 4 दिन 5 दिन हफ्ता गुजर गया, मैं टैक्स ऑफिस गया, वो कह रहे तुम्हारा एड्रेस ही नहीं है। मैंने कहा एड्रेस तो ये है। कहती है फिर उसने चेंज नहीं किया, तुम्हारा पहला एड्रेस है वो तो पीओ बॉक्स सिर्फ लिखा हुआ है, तुम बॉक्स के अंदर थोड़ी रहते हो। तो सिस्टम ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा यार, और फिर उसने हेडसेट किया, फिर जाकर मेरा नंबर आया। तो ये इशू होता है। तो वो जो लोग होंगे आपके जो जानने वाले हैं, वो ज्यादा तो फार्मासिस्ट के साथ ये हुआ था जिनका लाइसेंस अप्रूव हुआ था, उनको हाउसिंग कंट्रैक्ट चाहिए होता है। लेकिन उसका भी ये अभी तो मैंने मेरा जानने वाला था, उसका मैंने कहा हल निकाला हुआ है। अगर कोई बंदा आपके पास हो जिसको चाहिए हो, तो उसका एक यूनिवर्सिटी है, अदारा है, आप उनको एडमिशन ले लें तो वो आपको हाउसिंग कंट्रैक्ट भी साथ ही दे देते हैं। तो वो फिर इस वजह से उन्होंने कोई एक पाकिस्तानियों से खरीदे थे, तो एक ही जगह के कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा लोगों को चले गए। तो फिर यूडीए ने जब क्रॉस वेरिफिकेशन की तो वो पकड़े गए, तो फिर उसके बाद फिर वो रिजेक्शन लगना शुरू हुई। तो ये इसलिए वो इशू बना था। लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वैसे आते हैं मास्टर डिग्री में, उनको इशू नहीं होता, वो आपको उसी टाइम उनको हाउसिंग मिल जाती होती है, और वो उन्हीं का वही बिल्कुल। एड्रेस चल जाता है। बिल्कुल, तो अब लाइफ के बारे में कमेंट्स करते हैं, फिर कमेंट्स लेंगे, कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं। तो लाइफ कैसी है वहाँ पे, जब वहाँ पे सूरज डूबता है और निकलता ही नहीं है इतने इतने दिनों तक, तब कैसी लाइफ होती है? और मैंने सुना है कि वहाँ पे रोजे भी बहुत लंबे होते हैं। तो आप कैसे लाइफ को उधर महसूस करते हैं? अच्छा, लाइफ डिपेंड करता है ओवरऑल। अब जिस जगह पे मैं रह रहा हूँ, ये तो टोटली एक डिफरेंट वर्ल्ड है, क्योंकि ये हम तो आर्कटिक सर्कल के अंदर हैं और बहुत ज़्यादा नॉर्थ में है। इधर तो वही जो पाकिस्तान में बचपन में आपने पढ़ा था, 6 माह दिन 6 माह रात, वो वाला साहब होता है। लेकिन ट्रूली 6 माह नहीं होता, ऑलमोस्ट 3 माह का पीरियड होता है। अब आजकल कंप्लीट दिन चल रहा था मई से, मई का मिड के बाद जून रहा, जुलाई रहा, और अब जो है ऑलमोस्ट अभी जो है ना सूरज ग्रुप होना शुरू हो गया है। अभी इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, मैं कल चेक कर रहा था, लेकिन अभी कोई 15 20 20 25 मिनट का फर्क पड़ना शुरू हो गया, पर डे के पड़ना शुरू हो जाएगा अभी आस्ता आस्ता के सूरज। 11:55 पे रात को ग्रूब होगा, और सुबह आई थिंक 1 1:30 बजे दोबारा निकल रहा है। तो अभी अभी वो खत्म हो गया पोलर डेज वाला पीरियड जो है ना, जुलाई के एंड पे खत्म हो जाता है। अब दोबारा आस्ता आस्ता जो है दिन कम होना शुरू हो जाएगा और रात बढ़ना शुरू हो जाएगी, और ये चलेगा नवंबर तक। नवंबर में कंप्लीट नाइट हो जाएगी ऑलमोस्ट मिड नवंबर के बाद जो है ना, आज से 3 साढ़े 3 महीने बाद जो है, मतलब 3 माह का पीरियड जो है वो ट्रांजिशन होगा कि जिसमें दोनों होंगे। मतलब अगस्त के एंड में ऑलमोस्ट 50-50 हो जाता है दिन रात, सितंबर अक्टूबर, फिर उसके बाद नवंबर में कंप्लीट नाइट। वो फिर रहेगी 21 जनवरी तक कंप्लीट डार्कनेस। फिर 21 जनवरी को सूर्य निकलेगा, फिर वो आस्ता 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 दिन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरह साइकिल चलता है।
तो रोजे अगर आप उस हिसाब से रखें तो फिर तो आपका 24 घंटे का ही रोजा होगा मेरे ख्याल में, अगर आपको पता है, गर्मियों में होगा। मैंने यहाँ पे रोजा रखा ना नीदरलैंड में रिसेंटली, जो 10 मुहर्रम गुजरा था। तो हाँ जी, हाँ जी। वो 10 बजे मगरिब का टाइम होता है यहाँ पे, और 11:55 पे ईशा की हाँ, नमाज होती है। तो आपको पता है मेरी बिल्कुल हालत गैर हो गई थी। बिल्कुल ऐसे ही होता है। इधर एक वाकया, हमारे सीनियर थे, आज से 5-6 साल पहले आए, तब रोजे आपको भी आइडिया था, गर्मियों में रोजे थे। तो वो रात का, उस वक्त कह रहे हैं कि रोजा अफ्तार होता था तकरीबन रात के तो 11-12 बजे के करीब ना, तो 11 साढ़े 11, और सहरी का टाइम भी था, वो भी 2 बजे से पहले पहले था। तो वो एक ही दफा करते थे सहरी भी और इफ्तारी भी। वो कह रहे कि बैठे वो डोम में थे, सारे दोस्त इकट्ठे बैठे हुए थे, खाना खाना शुरू कर दिया उन्होंने 11:30। तो वो एक नॉर्वेजियन या जो भी उधर लड़की थी, वो इनको देख रही थी कि वो गुजरी, उस वक्त कहती खाना खा रहे हैं, ठीक है। वो बाद में गई को, फिर घूम फिर के क्लब में वो वाट एवर भी 2-2:30 बजे वापस आई, तो फिर खाना खा ही रहे थे। तो वो कहती तुम लोग उस वक्त खाना ही खाई जा रहे हो, क्या खाना तुम लोगों ने, इतने 2.5 घंटे हो गए। तो ये उसको भी इस बीच वाली बात का नहीं पता था कि भाई ये 2 घंटे की विंडो है इनके पास, जितना खा लें, बाद में भूखे ही रहना है। आपको पता है हम तो भी ऐसे ही इधर करते थे, क्योंकि हमारा रोजा भी 10:55 पे खुलता था, और 1 बजे 1:30 बजे इसी तरह टाइम शुरू हो जाता था। तो यही हमारे पास भी 3-4 घंटे होते थे, और उसी में हम सारा जो है खाना खाते होते थे। तो मजा हम्म, आता है। मैंने बड़ी डाइवर्सिटी देखी, चाइना में डिफरेंट देखा, उधर ठंडे रोजे होते थे। अब यूरोप में बिल्कुल इतना लंबा दिन उसके रोजे देखे। तो मजा आता है जो कुदरत ने इस दुनिया में डाइवर्सिटी बिल्कुल रखी बिल्कुल। है। अच्छा, हाँ, अब लेकिन इधर ये है कि वो नॉर्मली फॉलो करते हैं, हम सऊदी अरेबिया को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से होते हैं वो। जो आपका सहर अफ्तार होता है तो वो इतना नहीं, वो लंबा नहीं होता। अगर आप सूरज को फॉलो करें तो आप कर ही नहीं सकते, तो फिर वो एक टाइम बिल्कुल मिला हुआ है, तो ऐसे उस ही है। हिसाब से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो असद भाई, ये जो सर्दी पड़ती है और वहाँ पे, आपको पता है मैं फैसलाबाद से हूँ, तो हम लोग इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाते, हमारा जिस्म। तो क्या उधर सीन है? वैसे तो इनकी कंस्ट्रक्शन ठीक है, मगर जब बाहर जॉब करने जाना है, तो जब बीमार हो जाए तो क्या सीन होता है? चाइना में भी बहुत सर्दी हमने देखी है, मगर चाइना में हम गर्म पानी पीते रहते थे और गर्म चीजें। और यूरोपियंस, आपको पता है मैंने यूरोप में अपने प्रोफेसर के साथ बैठ के खाना ऑर्डर किया, तो मैंने उससे कहा यार ये गर्म लेके आओ। तो वो प्रोफेसर बड़ा हैरान हुआ, आपको पता है ये कोल्ड हाँ, खाने खाते हैं। कोल्ड और खाना खाते हैं, तो ये कहता मेरे है, साथ, मैं भी जब मेरी लास्ट ईयर सैम्पलिंग चल रही थी ना, जाते थे हम ग्रुप में प्रोफेसर के साथ, तो वो ब्रेड लेके आते थे ये लोग, ऊपर चीज लगाया और ये वो ना, तो मैं जाना, मैंने माइक्रोवेव में अपना खाना गरम गरम करना। तो तो मुझे कहते उसने कहते तुम वार्म फूड खाते हैं? मैं क्या, हाँ हम, मैं तो हर तीनों टाइम, रात का भी। कहते हो बड़ी मेहनत करते हो तुम लोग। कहते हम तो एक टाइम है शाम का खाना, कभी कभी ये वार्म खाते हैं हाँ नॉर्मली। वैसे तो ये कोल्ड फूड, वही वो ब्रेड होती है एक, हाँ, या उसी के ऊपर ही वो लगा के तो वही खाते हैं। तो मेरा प्रोफेसर बड़ा हैरान हुआ। तो मैंने उसे कहा अगर मैं कोल्ड खाना खाऊं तो मुझे लगता है मैंने कुछ खाया ही नहीं है, अगर मैं गर्म खाना खाऊं तो मुझे पेट भरा भरा लगता है। तो वो नहीं, बड़ा हमारा हैरान गला खराब हो जाता है मोस्ट ऑफ द हुआ, केसेस। खराब हम हो तो जाता कोल्ड खाना खाएं थोड़ी देर, 1-2 दिन खाएंगे, आपका गला खराब हो जाएगा, चाहे इनकी ब्रेड खा के देख लें। है। बिल्कुल ऐसा हुआ है हाँ मेरे साथ हाँ ऐसा कि हाँ, हमारा वो आदत ही नहीं ना है, तो ये तो कोल्ड फूड ही खाते हैं। तो कैसे करते हैं जब बाहर निकलते हैं? क्योंकि मैंने वीडियोस देखी हैं, बहुत बर्फ पड़ी होती है वहां पे। हाँ, बर्फ तो होती है, लेकिन वो आप एक यूज टू हो जाते हैं, आप आदी हो जाते हैं कि लाइफ के बसेस चल रही हैं, निज़ाम सारा चल रहा है, फैसिलिटीज दी हुई हैं, तो वो आप कोई फील नहीं होता आपको। शुरू शुरू में थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद आपको हर चीज़ नॉर्मल लगना शुरू हो जाती है। आप उठते हैं, अपना काम करते हैं, आपको ये भी परवाह नहीं होती बाहर अंधेरा है कि रात दिन है। बिल्कुल तो ऐसा आप, ही है। तो असद क्योंकि भाई, निज़ाम सारा चल रहा होता है। क्विकली सबसे पहले अरसलान कह रहे हैं जोलॉजी से रिलेटेड पीएचडी स्कॉलरशिप एडमिशन लिंक प्लीज शेयर करें। हाँ जी जी, यार सलान स्वाति साहब, आपको भी वो वेबसाइट बताइए। ये कमेंट मैंने सॉरी प्राइवेट चैट में कर दिया, कमेंट्स में, मैं कमेंट्स में बल्कि अमर भाई कर देते हैं, वो लिख देते हैं वेबसाइट जो है जॉब नोरगा। तो वो आप उसको फॉलो करें, उसी के ऊपर सारी पोजीशन है ना आपको आएंगी, और आप उनमें से खुद ही आपने
चेक कर लेना नंबर उसकी, जो होगी आपकी जोलॉजी से रिलेटेड। तो दनीन पूछ रही है सर, एमएस के लिए अगर हम अप्लाई कर लें तो टोटल फीस स्टार्ट पे कंप्लीट करनी पड़ेगी या जस्ट हाफ पे करनी पड़ेगी नहीं, स्टार्ट एक में? पूरे साल की देनी पड़ेगी आपको, फर्स्ट ईयर की फीस देना पड़ेगी। तो अभी वेट करें, अभी एक यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी का अभी लिस्ट अपलोड हुई है। तो अभी बाकी यूनिवर्सिटी को अपलोड करनी है लिस्ट। हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा कोर्स भी निकला है जिसकी 1 लाख से भी कम करोड़ फीस हो, तो वो आई थिंक इट्स अफोर्डेबल। अगर आप चार, उम्मीद है कि आप यहाँ पे आ जाएंगे, जॉब ढूंढ लेंगे। मोस्टली लोगों को जॉब मिल ही जाती है डिग्री के बाद, हमारे सामने भी जितने केस आए थे। तो मिल जाती सॉरी। है। आपको हाँ, पता है, मेरा आपको। दोस्त ओस्लो में जो शिप्स नहीं होते जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री शिप हाँ जी, हाँ जाते जी, हैं, क्रूज क्रूज तो जाते हैं जी। उसमें वो जॉब करता है एज अ, आई थिंक सर्विसेज में वो जॉब करता है। हाँ, वो उसके होता है कि बहुत से लोग वो जब जहाज आते हैं ना, तो इनके बैग उठा के रखते हैं बसों के अंदर। स्टूडेंट मोस्टली ये काम बहुत करते रहे हैं, इधर भी करते हैं, और बड़ी टिप मिलती है उस पे। बिल्कुल, नीदरलैंड में भी हाँ, जर्मनी करते में भी वो होता है। जर्मनी में मेरा एक दोस्त था, वो वकील में था, तो वो करता था। वो कह रहा था हमारे साथ एक बंदा था, पाकिस्तानी था। वो है, वो टिप लेके आता था, जो मर्जी हो जाए ना, वो अंदर छोड़ के आता था ना बैग कमरे में छिप के। तो वो खड़ा रहता था जब तक टिप नहीं मिलती, जाता नहीं था। वो था ही ऐसा कि उसने टिप लाजमी लेनी है। अच्छा, कई कई लोगों का फेस ही ऐसा होता है कि बंदा तरस खा लेता है। हाँ, तरस खा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में भी कई दफा कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो सुजात, मिस अगर साजिद, साजिद अगर गुलाम। आपने कॉल पे लेना है आना है तो नीचे लिंक है, आप उस पर क्लिक करें। अच्छा, खतीजा पूछ रही हैं, सर मैं मास्टर कर रही हूँ, एक रिव्यू पब्लिश किया है मैंने, आप बता सकते हैं यहाँ पब्लिकेशन ज़्यादा मैटर करती हैं सिलेक्शन के लिए, और सर लास्ट ईयर मास्टर में हम अप्लाई करना स्टार्ट कर दें? अच्छा खतीजा, इससे पहले कि ये असद रिप्लाई करें, मैं जब यूरोप आया था तो मैंने बड़ी एक्साइटमेंट में अपने प्रोफेसर को कहा कि मैं रिव्यू आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, मैं मेटा एनालिसिस करना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कि ओरिजिनल रिसर्च पे फोकस करो, रिव्यू आर्टिकल्स की लाइफ में कोई इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो कोशिश करें ओरिजिनल रिसर्च करें, उसकी ही वेटेज होती है हमेशा ना। रिव्यू आर्टिकल जो है वो आपकी वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। मगर असद साहब का भी ओपिनियन ले लेते हैं। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप, उसमें यही है। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान में आपको आइडिया है, स्टूडेंट जो है वो उनके पास यही ऑप्शन होता है, रिव्यू लिख ले, क्योंकि वो उसमें कोई इतना नहीं करना पड़ता आपको रिसर्च वगैरह। और लेकिन अगर हम थोरेटिकली या प्रैक्टिकली देखें तो रिव्यू आर्टिकल लिखना ज़्यादा मुश्किल होता है रादर देन रिसर्च आर्टिकल। क्योंकि रिव्यू आर्टिकल में आपने 100 150 पेपर पढ़ना है, उसका में से निकालना डाटा और फिर लिखना है। तो लेकिन यूरोप में तो ऐसा अच्छा आपके पास आर्टिकल हो ना हो, मास्टर के लिए मैटर नहीं करता इतना, अनटिल अनलेस कोई फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं यार। लेकिन उसकी बजाय आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोर्सेरा पे कोर्सेज करें। ठीक है, जो नई चीज़ें आई हैं वो करें, उसके सर्टिफिकेशन लें, वो आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे यूरोप में रादर देन पब्लिकेशन। क्योंकि बिल्कुल। ये इधर ये लोग समझते हैं कि आपका भी वो लेवल ही नहीं है कि आप पब्लिकेशंस अभी करें। पाकिस्तान में बल्कि कुछ लोग मास्टर में बल्कि 10 10 15 15 पकड़ी हुई हैं। बल्कि ये चैलेंज करते हैं कि यार आप कैसे लिख सकते हो इस छोटे लेवल पे इतनी बड़ी रिसर्च ना। तो ये हाँ डिसलाइक करते हैं। हाँ। अच्छा, असद भाई नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ उमैर। तो जी उमैर, क्या क्वेश्चन है आपका? जी अहमर भाई, एक तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। मैं भी फैसलाबाद से हूँ, आपके शहर से हूँ, जैसे आपने आगे बताया कि जी मैं फैसलाबाद से हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं वकील हूँ, यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर माशाल्लाह, फिर तो आप में। काम के बंदे हैं। जी बिल्कुल सर। तो मैं सर ये पूछना चाह वो रहा था कहते हैं ना, कि पाकिस्तान में तीन तीन तरह के लोगों के साथ अगर आपका लिंक है ना, तो आप कभी भी मुश्किलात का शिकार नहीं हो सकते। एक वकील, एक डॉक्टर और एक पुलिस। बिल्कुल पाकिस्तान में यही हालात हैं जी, आपके घर का एक वकील और एक पुलिस वाला होना ज़रूरी है, हाँ। नहीं तो आपके मामलात जो है ना यहाँ पे ऐसे। अच्छा, तो हमारा मैं गांव था नहीं जी, गुजरा वाले उमैर, सॉरी, वहाँ पे मेरा एक दोस्त बना जब हम छुट्टियों में जाते होते थे ना अपने नानी अम्मा से हम्म, मिलने, तो वहाँ पे एक दोस्त बन गया मेरा। तो मैं ठीक है। जब जाता होता था तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो ना, अब कहता कि मैं वकील बन रहा हूँ। तो मैंने कहा यार तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा था, तुम डॉक्टर बनने वाले तुम्हारे वो थे। जब मेरे से बात करते थे तो मुझे लगता था कि तुम
डॉक्टर बनोगे? कहता यार हमारी जमीनों के बहुत झगड़े होते थे तो मेरे अब्बू ने कहा कि तुम वकील हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं एक डॉक्टर से रिसेंटली मिला हूँ। वो इसलिए उसने लॉ इसलिए किया कि वो कह रहा है 4 साल पहले मुझ पे एक केस हुआ, मैंने वकला की फीस इतनी दी, मैंने सोचा मैं खुद लॉ कर लूँ। फिर उसने प्राइवेट ऐसे BZU से लॉ किया और अब वो अब अपने केसेस जो है वो खुद हैंडल कर रहा है। डेफिनेटली जब आप लॉ नोइंग होते हैं तो आपकी बहुत सारे मामला जो हैं वो पाकिस्तान में सीधे रहते हैं, वरना मामला बन जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे क्या है असद भाई, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मास्टर ऑफ लॉ जो है उसका आपको अगर पता हो, ऐसे मैंने LLM यहाँ से भी किया हुआ है, तो मैं हम्म। इधर नॉर्वे से मास्टर ऑफ लॉ करना चाह रहा था, क्योंकि PhD का अच्छा, तो जो इधर आपने बताया। इधर जो है ना LLM का, हमारे एक ना मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, ठीक है, शाह जी हैं वो, मैं उनका पूरा नाम तो इधर नहीं लूंगा। अच्छा, वो भी पाकिस्तान में किसी दौर में ना सब इंस्पेक्टर थे। तो ठीक है, ये 2012-13 की बात है, उस वक्त ना उन्होंने भी LLM किया हुआ है पाकिस्तान से ना। तो उस वक्त ना अमर भाई सही है। डेनमार्क ने ओपन की थी पीआरशिप, 2012-13 की बात है। तो उस वक्त उन्होंने भी अप्लाई किया, तो वो जॉब जो अपनी होल्ड पे करके ना वो आगे हुए डेनमार्क में। अभी माशाल्लाह उनके पास डेनिश पासपोर्ट भी है, बच्चों के पास भी है, सब कुछ है ना। तो वो कह रहे मेरा दिल नहीं लगता यहाँ, मेरा मैंने पाकिस्तान याद आता है। तो उन्होंने भी अगले दिन मुझे कहा था LLM का चेक करना। तो मैं चेक कर रहा था, जो मेरी यूनिवर्सिटी है ना वहाँ पे होता है मास्टर, लेकिन यहाँ पे ठीक होता है। है मास्टर लॉ ऑफ ओशन, मतलब ये समुंदरी लॉ नहीं है, उसके जी बारे में जी जी। होता है मेरी यूनिवर्सिटी में वहाँ। लेकिन मैं अभी यही कह रहा था कि पहले इन्होंने ट्यूशन फीस लगा दी थी, लेकिन अभी दोबारा इन्होंने कम की है। लेकिन वो जो पूरी लिस्ट है ना हर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस की, वो भी अपडेट नहीं हुई, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर अपडेट हो जाएगी, क्योंकि इनके एडमिशन अक्टूबर में ओपन होते हैं। तो अब वो 1 माह बाद आप चेक करिए, तो सिंपल ये इनकी एक वेबसाइट है स्टडी नॉर्वे, उधर आप जाएंगे ना स्टडी ठीक है। नॉर्वे, वहां पे कोर्सेज में जाएंगे, कोर्सेज कोर्सेज में आपको सारे कोर्सेज आ जाएंगे इंग्लिश के मास्टर के ना। तो वहां पे आप पता चल जाएगा आपको फील्ड से रिलेटेड, आप उसको कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट भी लिख दें आप ना मास्टर वालों के लिए, स्टडी नॉर्वे, वहां पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर LML इधर है, तो अगर तो LLM। आप अफोर्ड कर सकते हैं कि फीस वगैरह, तो गुड अपॉर्चुनिटी। जी जी। लेकिन ये डिपेंड करता है आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आप बाहर सेटल होना चाह रहे हो या पाकिस्तान वापस जाना चाह रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान में तो ज़्यादा जो डिमांडेड है वो यूके वगैरह का LLM जो है, आपको ही आइडिया होगा, वो ही ज़्यादा उसको प्रेफरेबिलिटी दी यूके में जाती है। असल में हो ऐसे क्या है ना, अब हमारी यहाँ पे जो बार है उसकी स्ट्रेंथ है तकरीबन 4000 वकला है यहाँ पे, और तकरीबन 200 प्लस वकला जो है ना वो यूके बैठा है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंट कुछ करें। यूके तो अब वो पंजाबी च कह लो टोबे गोजरे वाला हिसाब बन गया है। वो जिन्हों देख लो यूके बैठा है, LLM करन तुर गया है। हाँ तो बिल्कुल ऐसे यूके ही से मैं है, थोड़ा ऐसे सा ही। कुछ डिफरेंट करना चाह रहा था। बस जो चलें। लेकिन उसमें फिर भी आप देखें ना, क्योंकि आपकी फील्ड जो है ये किस्म की प्रोफेशनल है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा LLM इंग्लिश में ना। लेकिन इस ठीक तरह का है। जो कोर्स है मैं प्रेफर करूंगा कि वो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से किया हो। यूके में आप नहीं करना चाह रहे, हाँ आयरलैंड हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, किसी इंग्लिश स्पीकिंग से। अगर आपका को अपना आप बिजनेस है या आपका बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, तो आपका USA का वीजा भी लग सकता है मास्टर का। जी जी बिल्कुल, वो आपकी बात भी किसी हद तक ठीक है। चलें भाई, ये शुक्रिया डिपेंड आपका। करता है कि आपने और वापस अहमद आना है भाई, आके। उमेर आप फैसलाबाद जी से हैं, जी आप नहीं, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैसेंजर पे आपसे गपशप लगेगी, मैं व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करूंगा। जी अहमद भाई, और एक बात और कि हम भी सोशली थोड़ा सा आप बड़ा अच्छा काम करें। हमने भी एक वॉइस ऑफ फैसलाबाद के नाम से हमारा पेज है, तकरीबन उसमें कोई 1.5 लाख जो हैं फैसलाबाद के लोकल लोग जो हैं वो ऐड हैं। तो हम वेलफेयर के लिए वहाँ पे फैसलाबाद के हवाले से, हमारे शहर के हवाले से मुख्तलिफ लोग अपने मसाइल बताते हैं। उसमें वकला भी हैं, गवर्नमेंट के नुमाइंदे भी हैं, DC, CTO सारे जो हैं वो, कोई भी इशू हो तो हम उसमें शेयर करते हैं। तो आप वो भी फॉलो कीजिएगा, और मैं आपको मैसेज भी कर देता हूँ। आपसे इंशाल्लाह गपशप भी होती रहेगी अमर भाई। ठीक खुश है, रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, ठीक है। ओके, तो समर कह रहे हैं कि एनी वन कैन गाइड अबाउट जर्मनी, जर्मनी का हम सेशन करेंगे समर इंशाल्लाह। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, व्हाट अबाउट PR आफ्टर PhD इन नॉर्वे, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ साइंसेज?
अच्छा हसनैन भाई, पीआर का ये है कि जैसा कि बताया मैंने, पीएचडी इज अ जॉब। तो एट द मोमेंट जो रूल्स हैं उनके मुताबिक आप 3 साल बाद पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट है, लैंग्वेज करनी है आपने A2 लेवल स्पीकिंग में, ओरल में ना, नॉर्वेजियन का। उसके अलावा बाकी रिक्वायरमेंट जो है वो आपकी वैसे पूरी हो जाएगी पीएचडी की। और जो उसके बाद सिटीजनशिप है वो मजीद 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, मतलब टोटल 6 ईयर फॉर सिटीजनशिप, और पीआर के लिए 3 साल। तो अगर आपकी 4 साल की पीएचडी है तो आप 3 साल के बाद अप्लाई करेंगे और पीएचडी के दौरान ही आपकी पीआर हो जाएगी, और उसके बाद जॉब मिल जाती है। मुश्किल नहीं है, इजी भी नहीं है, लेकिन मिल जाती है क्योंकि इतने लोग नहीं है अभी, खास करके जब का ये कैप लग गया हुआ है इंटरनेशनल स्टूडेंट पे, तो मार्केट थोड़ी सी वो संभल गई हुई है, समझ ली, तो सैचुरेटेड नहीं मिल है। जाती है। हाँ, अच्छा, मिल एक जाती है। क्वेश्चन आया है ताइवान से। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ताइवान से पीएचडी कर रहा हूँ। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और एक साल भी कंप्लीट हो गया है। अभी मैं अपना पहला रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, साथ में रिव्यू पेपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा चल रहा है, लेकिन साथ में मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के बाद मेरे पास कोई सेविंग नहीं हो पाती। क्या मुझे किसी यूरोपियन कंट्री को ट्राई करना चाहिए या मुझे इधर से ही डिग्री मुकम्मल करनी चाहिए? अच्छा उस्मान भाई, अब मैं खुद ताइवान से ग्रेजुएटेड हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया आप ताइवान में किस यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप मेंशन कर दें, आपकी फेस भी देखा देखा तो नहीं लग रहा। तो ताइवान में भी कुछ लोग मैं जानता हूँ कि बहुत अच्छा स्टाइपेंड ले रहे हैं। यकीन करें, एक बंदा है वो ताइवान में बैठा इतने पैसे ले रहा है कि मैं हैरान था कि उसको 50,000 NTD पर मंथ पीएचडी में मिल रहा है। इट्स अ ह्यूज मनी। ताइवान में दूसरा मसला यह, स्टाइपेंड बहुत वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है ना। तो हर यूनिवर्सिटी का ना अपना है और प्रोफेसर के हिसाब से है। तो लेकिन ताइवान में आप अगर आप फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको बेहतर तो यही है कि ताइवान में एक उनका प्रोग्राम है आल्टा के नाम से ना, आल्टा या इस तरह करके है वो, उनकी एमओई ने प्रोग्राम शुरू किया कि आप टीचिंग कर सकते हो उनके गवर्नमेंट स्कूल में, इंग्लिश टीचिंग। तो आप उस वो ज्वाइन कर सकते हैं आप इसके साथ मजीद इनकम जनरेट करने के लिए। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि मुझे यूरोप अप्लाई करना चाहिए, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए अगर आप समझते हैं। लेकिन उसमें यह है कि थोड़ी अपनी प्रेफरेंस जो है थोड़ा स्कैंडिनेविया में करें, ताकि आपको हो कि मैं अगर एक डिग्री छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन कम से कम एक ऐसी जगह पे जाऊँ कि मुझे पैसे अच्छे मिलें और सब कुछ हो। यहाँ इटली में भी कर सकते हैं, इटली भी अभी आई थिंक 1300-1400 यूरो कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी मनी पे कर रहा है, आप सस्ता मुल्क है। तो आपको लाजमी ट्राई करना चाहिए, इसमें कोई नहीं, क्योंकि ताइवान की जो ये है, ताइवान में पीएचडी ड्यूरेशन बड़ी वैरी करती है। अब कुछ लोगों की 3 साल में भी हो जाती है, 4 5 6 7 तक भी जाती है। मुझे नहीं आइडिया आप किस यूनिवर्सिटी में और आपका प्रोफेसर कैसा है, हर चीज़ें कैसी हैं। लेकिन आपने ये लिखा हुआ कि सब अच्छा चल रहा है। तो अगर तो आपका प्रोफेसर 1 साल आपका हो गया, दूसरा शुरू है, 3 साल के अंदर आपको डिग्री दे देता है, फिर तो चुप करके 2 साल निकाल लो औखे सुखे होके। उसके बाद आप मूव कर जाना, जंप कर जाना। अगर पैसा कमाना है तो चाइना चले जाना, पोस्ट डॉक करना है। अगर आप पीआर शेयर लेनी है तो यूरोप की तरफ मूव कर जाना। अदरवाइज अगर आप समझ रहे हैं कि लैब के भी हालात ठीक नहीं है, तो आप साथ साथ ट्राई करें, लाजमी करें। मैं खुद जानता हूँ कई लोगों को जो ताइवान से छोड़ के यूरोप आए थे। तो इट्स एथिकली टू सम एक्सटेंट इज रॉन्ग, बट इट्स नॉट रॉन्ग एट ऑल। लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये चीज़ें चलती हैं। आप बता सकते हैं कि नहीं भाई मेरे, उसका सिंपल अल्लाह ये है कि आपने जब भी कोई लैब छोड़नी है, भागना नहीं है। बहाना मार रहे हैं भाई मैं बीमार हूँ, मेरी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, मैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं करता, मैं ऑफिशियली रिजाइन दे के जा रहा हूँ। ठीक है, या मैं पाकिस्तान में मेरा कोई मसले चल रहे हैं, मैं इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन वो फिर भी एक रीजनेबल होगा, रादर देन कि आप वो क्या कहते हैं उसको, डिसअपियर हो जाए चुप करके, कोई पता नहीं है आपका, वो नहीं करना काम। बता के जाएं, सच नहीं बताना कोई बात नहीं, कुछ इस तरह की चीज बता के तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। नहीं, ये इतना अनएथिकल भी नहीं है। जब मेरा यूरोप में एडमिशन हुआ था तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया था, तो वो उस पे प्रोफेसर ने साइन कर दिए थे। उसने कहा इट्स योर राइट, जहाँ मर्जी जाओ तुम। हाँ तो बिल्कुल ऐसी है। हाँ, लेकिन मैंने वो हर एक नहीं ना करता, जो उधर के प्रोफेसर है ना उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। जो एशियंस है ना उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है, तो वो हर एक नहीं ऐसे करता, तो वो फिर उस सिचुएशन के हिसाब से ही मूव करना पड़ेगा। अच्छा मैं रुबीना हमने बता दिया पहले सारा मास्टर के बारे में, जो सारा स्कॉलरशिप्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज हैं इस तरह की। हम्म, तो अदनान कह रहे हैं कि प्लानिंग फॉर पीएचडी
गाइडेंस टू डिस्कस, ये ज़रूरी नहीं है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। हनीफ आफ्टर कंप्लीटिंग सेकंड मास्टर इन यूरोपियन एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस फ्रॉम बेल्जियम विद distinction while having more than 8 years experience in college teaching in the same field, one or two research paper can you assess for PhD in political science? Definitely हनीफ, जर्मनी में दाद के थ्रू पॉलिटिकल साइंसेज के बहुत स्कॉलरशिप आते हैं, तो आप उसमें अप्लाई करें। हाँ ये पहले ही बेल्जियम में है, वो कह रहे हैं बेल्जियम से मास्टर किया है इन्होंने ना। तो अब पता नहीं ये बेल्जियम में ही जॉब कर रहे हैं या पाकिस्तान में, ये नहीं इन्होंने मेंशन फिर किया। तो उधर है तो फिर अच्छा असद भाई, सोनिया हमें हर रोज सुनती हैं, सर पीएचडी के लिए गाइड करें। सोनिया, हमने सारा गाइड किया है, आप इसको रिवर्स करके सुन सकती हैं और इसको हम यूट्यूब पे भी चलाएंगे। अच्छा, मदीहा कह रही हैं सर गैप को किस तरह फिल किया जाए, नो वर्क सीवी और मोटिवेशन लेटर शेयर करते हैं। मैंने वही बात यहाँ पे बताई, अगर तो आपकी सीवी में गैप है और आप नॉर्वे अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट है उसका। ये चीज़ है, जब आप एप्लीकेशन फिल करेंगे उसके स्टार्ट में वो पूछेंगे आपको कि आपका गैप है लास्ट 5 ईयर में। तो अगर तो आप जॉबलेस है ना, तो नो वर्क सीवी, अच्छा नो वर्क, हाँ ये जैसे आपका केस है तो आपको बेनिफिट है। अगर आप नॉर्वे अप्लाई करना चाह रहे हो और आपका मास्टर के बाद गैप है, आपने कोई काम नहीं किया, तो आप ऐसे ही अप्लाई करें। नो नीड टू डू एनीथिंग। उसमें ये है कि ये प्रेफर करते हैं ऐसे कैंडिडेट को जिनका गैप हो और जो जॉबलेस हो, ताकि उनको प्रायोरिटी दी जाए। अच्छा, खतीजा कह रही हैं सर मैं कॉल ज्वाइन करना चाहती हूँ। खतीजा, मैंने ये लिंक नीचे पेस्ट किया है, इसको क्लिक करें तो कॉल ज्वाइन हो जाएगी। और लास्ट हम कोमल का कमेंट लेंगे, पीएचडी फॉरेस्ट्री या पीएचडी ग्रासलैंड साइंसेज के लिए किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। अच्छा, नॉर्वे में ये है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर, हाँ जी, बर्गन में है एग्रीकल्चर की। नहीं नहीं मुश्किल है इनकी। एग्रीकल्चर की सिर्फ एक ही है, वो NMBU है उधर ओस में, वेटरनरी एग्रीकल्चर की। तो उसी के अंदर जो मेन है, लेकिन वही चीज़ जो पहले बताई कि यहाँ यूनिवर्सिटी व यूनिवर्सिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। सिंपल वही वेबसाइट है, उधर जाए जो ओपन पोजीशन है आपने उस पर अप्लाई कर देना। उधर आपको अगर नज़र आ रही है तो पता चल जाएगा आपको किस यूनिवर्सिटी की है। बाज़ का तो वो कुछ कोलैबोरेटिव टाइप या इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम भी होते हैं प्लांट साइंसेज पे इस तरह के। तो क्योंकि आप आपने इन्होंने बहुत ज़्यादा जनरल चीज़ लिखी होती है, फॉरेस्ट्री या ग्रासलैंड साइंस, तो ये बहुत जनरल है। अभी दुनिया वो बहुत ज़्यादा आगे चली गई, इंटरडिसिप्लिनरी है इस तरह पे। फॉरेस्ट्री के अंदर भी कुछ भी हो सकता है, किसी प्लांट पे कुछ हो जाए, मतलब लेट्स सपोज प्लांट जेनेटिक्स की आ जाए तो वो भी ये अप्लाई कर सकती हैं। तो वो फिर इधर NMBU जो है ना उसमें होती हैं इस तरह की चीज़ें, तो उसको अगर ये देखें तो होप सो कुछ ना कुछ। अच्छा, इन्होंने क्लियर किया है, सॉरी आई वाज आस्किंग स्पेसिफिकली पीएचडी। अच्छा, ये हमारे साथ फीमेल कॉलर जुड़ी हैं, पहले उनको ले लेते हैं। जी खतीजा, क्या क्वेश्चन है आपका। खतीजा, आपका क्वेश्चन क्या है, आप हमें सुन सर पा अस्सलाम रही। वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सर मैंने मैसेज किया था कि जी सर। सर हाँ जी, हाँ मैंने जी बोलें। आई डोंट नो, मेरी आवाज़ खुद ही रिपीट हो रही आ, है। हाँ जी, हाँ जी, वो आप छोड़ दें, वो हैंड फ्री लगाई होगी आपने, आप बस बोलें अपना क्वेश्चन पूछें। सर मैंने मैसेज किया था कि मैंने रिव्यू पेपर पब्लिश किया है और मैं मास्टर कर रही हूँ चाइना से। मेरा लास्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर मैंने ग्रेजुएट होना है। सर अभी तक मतलब मैंने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किया। लैब का एक्सपीरियंस है, लेकिन मतलब रिसर्च पे इतना ज़्यादा जैसे चांस नहीं मिलता, क्योंकि मैं एक ही फॉरेनर हूँ हमारी लैब में। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि अभी तक मेरा कोई पेपर नहीं है, रिसर्च पेपर नहीं है, और ये भी शायद नहीं होगा नेक्स्ट ईयर तक। तो मुझे कौन सा कंट्री टारगेट करना चाहिए आगे पीएचडी के लिए, और मुझे लास्ट ईयर अप्लाई स्टार्ट कर देना चाहिए? आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि पब्लिकेशंस बहुत मैटर करती है, या मतलब अगर आप एज अ को ऑथर भी हो किसी रिसर्च पेपर में तो फिर भी आप जो है वो यूरोप प्रेफर करना चाहिए अप्लाई करने के लिए? आप अपना हमें सब्जेक्ट भी मेंशन कर दें ताकि उस हमें ज़्यादा सर सर मेरा सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री है और मेरी फील्ड जो है वो कैंसर है।
बेहतरीन। ओके खतीजा, शुक्रिया, आपका क्वेश्चन एड्रेस करते हैं जी असद भाई। हाँ जी, बहुत अच्छी फील्ड है इनकी। और मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ हूँ कि चाइना में हो रहे हैं लैब वर्क नहीं है, चाइनीज तो छोड़ते नहीं है, काम करवाते हैं। लेकिन हो सकता है इनकी लैब डिफरेंट हो। लेकिन आप बिल्कुल ठीक जा रही हैं, बिल्कुल सही ऑन द पाथ पे जा रहे हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कर सकती हैं कि अभी एक रिव्यू पेपर हो गया और एक थोड़ा सा लैब ज्वाइन करें आप। तो एटलीस्ट वन पेपर आपका अगर आ जाता है फर्स्ट आथर, वो आ भी जाएगा होप से चाइना में, तो वो आपके लिए बहुत ही आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर देगा। और मेन चीज़ ये है कि आपने अप्लाई करना शुरू कर देना जब आपके 6 माह रह जाएंगे ग्रेजुएशन में ना, 6 मंथ रहते होंगे, तो आपने अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। अभी आप कह रही हैं कि सेकंड ईयर शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ा वेट कर लें। जब 6 मंथ्स रहते होंगे तो आपने अप्लाई कर देना शुरू। और यूरोप का जो मेन, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ कि आपने कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। आप यूरेक्सिस एक वेबसाइट है यूरोप की, EURAXSES, आप उस पर चले जाएंगे, आपको पूरे यूरोप की जो ओपन PhD पोजीशन जो आती है ना, जो ज़्यादा जॉब एडवर्टाइज होती हैं, आपको सारी वहाँ मिल जाएंगी। पूरे यूरोप की, इवन पूरी दुनिया की वहाँ पे आती हैं। उसके साथ साथ जो है आप बाकी जो है, मतलब अब आप जो है पहले ही चाइना में बैठी हुई हैं, तो आपको चाहिए कि आप हाई प्रोफाइल कंट्री टारगेट करें रादर देन इजी वन। तो आप कोशिश हो स्कैंडिनेविया टारगेट करें, जर्मनी करें, इटली करें। इटली भी इतना बुरा कंट्री नहीं है, अच्छा कंट्री है। USA करें, ऑस्ट्रेलिया करें। अभी मेन वाइल ये है कि आप ये कर सकती हैं, जो आपको एक मैं टिक की चीज़ बताता हूँ, ये बहुत कम लोगों को पता है। आप ये कर सकती हैं, डेली नहीं तो हफ्ते में 3 दिन आपने क्या करना है, कोई एक पेपर पकड़ लेना अपनी फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, वो फॉर यूरोप का हो या अमेरिका का हो, उसको आप पढ़ लें। पढ़ती भी होंगी, नहीं पढ़ती तो उसको पढ़ लें। आपको पढ़ने के बाद आइडिया भी हो जाएगा पेपर का। पेपर पढ़ के आपने उसका जो करस्पॉन्डिंग आथर होगा ना पेपर का, उसको ईमेल कर देनी है आपने एक, कि मैंने ये आपका पेपर पढ़ा, उसकी ये फाइंडिंग मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं इस टाइम ये काम कर रही हूँ मास्टर में, और मैं आगे इंटरेस्टेड हूँ मैं भी फ्यूचर में कि मैं इस फील्ड को ना, इसकी मजीद उसमें जो गैप्स हैं उसको फिल करूंगी। बस ईमेल कर देनी है आपने उसको, और कुछ नहीं करना उसका। और कुछ होगा नहीं होगा, आपका लिंक्स डेवलप होता जाएगा। कल को ये जो प्रोफेसर होते हैं अपने माइंड के अंदर चीजें रखते हैं, तो कल को जब आप उसको याद आएगा, उसके बाद कोई पोजीशन आएगी, तो वो लाजमी आपसे रब्ता खुद ही कर लेगा कि हाँ फलाने टाइम मुझे स्टूडेंट ने रब्ता किया था। और ये उसके बाद आप उसमें ये भी लिख सकती हैं आपके मैं इंटरेस्टेड हूँ, अगर फ्यूचर में आपकी लैब में कोई पोजीशन आई तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हैप्पी टू ज्वाइन योर लैब। तो इसमें ये बड़ा खुश होते हैं प्रोफेसर की इनको मेल आई है जी, हमारा रिसर्च लोग पढ़ रहे हैं। ये वेबसाइट है यूरेक्सिस। मैं इधर लिख के दे देता हूँ, बल्कि अमर भाई, ये मैंने नीचे पेस्ट कर EURAX, दिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये यूरेक्स। यूरेक्सिस। तो खतीजा, हाँ आप जी, चाइना में हैं, मैं भी अपनी लैब में एक ही फॉरेनर था और अपने प्रोफेसर का पहला फॉरेनर इंटरनेशनल स्टूडेंट था, और उसने मुझ पे ऐसे ऐसे तजुर्बे किए, मैं आपको बता नहीं सकता। तो ऐसे होता है, मगर ये था कि उस टफ इन्वायरमेंट में मैंने रिसर्च खुद ही सीखी थी, चाइनीज़ नहीं सिखाते थे। तो यूट्यूब से कुछ सीख ली, कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया, इस तरह करके ना। तो आप कोशिश करें, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। यूरोप में मैंने देखा है कि ये प्रोफेसर्स रिव्यू आर्टिकल को डिसलाइक करते हैं, ठीक है। तो आप फोकस करें, अपनी रिसर्च जो है ओरिजिनल रिसर्च करें। और जब वो आपका पेपर पब्लिश हो जाए, ना भी हो तो बस ओरिजिनल रिसर्च का थीसिस तो आप लिखेंगी ना, वही आप जब अटैच करेंगी तो ये पढ़ लेते हैं। तो मैं कोशिश जारी रखें। चाइना में लैंग्वेज बैरियर है, प्रॉब्लम्स होते हैं। तो मेरा भी मेडिसिन फील्ड है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैसेंजर पे। तो हो सकता है मुस्तकबिल में हम कोई कोलैबोरेशन बायोकेमिस्ट्री के हवाले से कर लें, क्योंकि हम भी बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। और उसके बारे में जो भी आप कैंसर की प्रोटीन्स या अंडरलाइन मैकेनिज़म्स डिस्कवर कर रही हैं, हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो असद भाई, आई थिंक उन्होंने हमें सुन लिया होगा। तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ असद भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। तो किसी दिन स्पेसिफिकली मास्टर्स के हवाले से करते हैं। बिल्कुल तो एंड बिल्कुल पे बिल्कुल असद भाई इंशाल्लाह। टेक अवे मैसेज दे दें जितने भी हमें सुन रहे हैं।
ये मदीहा का मैसेज है, दोबारा एक लास्ट कमेंट है, इसका आंसर कर देते हैं। रिसर्च प्रपोजल ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है, ये मोस्टली जो नॉर्वे की पीएचडी है इनमें नहीं मांगते, कुछ में मांगते हैं। तो मेरे पास भी कोई रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं, क्या जरूरी है रिसर्च प्रोजेक्ट? सोशल साइंस है, विदाउट रिसर्च प्रोजेक्ट भी हो सकती है, आप ट्राई करें उसमें। इटली वगैरह की पोजीशन है, पोलैंड को ट्राई करें, पोलैंड को लोग थोड़ा कम टारगेट करते हैं, पोलैंड को ट्राई करें, वहाँ पे पीएचडी ढूंढना आसान है। कोशिश करें ऐसे कंट्रीज में टारगेट करें जो लेस एक्सप्लोर्ड है, कंपटीशन कम है। एस्तोनिया हो गया, पोलैंड हो गया, इधर भी आती हैं पीएचडी। रोमानिया हो गया, स्टाइपेंड कम होता है थोड़ा, लेकिन एंट्री पॉइंट के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना, इनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ अच्छी है, सैलरीज हाई हैं। इवन इधर से जो सेंट्रल यूरोप से भी लोग जो हैं उधर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो बहुत ये ज्यादा हमारे तो जर्मन बहुत ज्यादा, बहुत जर्मन लोग हैं, जर्मन लोगों की प्रायोरिटी होती है इधर आना। बिल्कुल। तो ये लिथुआनिया वाले जो याकूब भाई हैं, इनको भी इनवाइट करते हैं किसी दिन, ये हमें गाइड करें। और हाँ बाकी बिल्कुल, लिथुआनिया जो है ये भी बड़ा लेस एक्सप्लोर्ड कंट्री है, तो इनको लाजमी आप यकूब सुल्तान भाई इनसे लाजमी लें, इनको लेके आएँ ताकि लिथुआनिया का भी हमें थोड़ा आइडिया हो। एप्लीकेशन फ़ीस नॉर्वे में कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती अप्लाई करने की, बाकी कंट्री टू कंट्री वैरी करता है। ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इटली ने भी एप्लीकेशन फ़ीस इसलिए रखी थी कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अप्लाई करना शुरू कर गया था और अननेसेसरी स्टूडेंट हो गया था, जिसकी वजह से फिर उन्होंने फीस इसलिए रखते हैं ताकि सीरियस लोग सिर्फ अप्लाई करें। और ये यकूब कह रहे हैं, यकूब भाई कह रहे हैं कि इक्वल टू जर्मनी स्टाइपेंड देती है, दैट मीन्स कि स्टाइपेंड बहुत अच्छा दे रहे हैं। जर्मनी में तो मेरे ख्याल में पीएचडी का स्टाइपेंड ऑलमोस्ट 1500 से 2000 के दरमियान है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और इन्होंने साउथ कोरिया से मास्टर किया हुआ है, तो हाँ, इनको यार किसी दिन ऑन बोर्ड लेके आते हैं इस याकूब भाई को। बिल्कुल। तो याकूब भाई जी यकूब आपको भाई, आपको आमिर भाई कह रहे हैं कि आमिर भाई आपसे रब्ता करेंगे, तो हो सकता है आपको ऑनलाइन ले लेंगे किसी दिन, आपके पास टाइम होगा तो आप उस पर एक प्रॉपर सेशन कर दें, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। मदिहा, मैं आपको आखिरी बार फिर आंसर करता हूँ, स्कैंडिनेविया में आइल्स चाहिए होता है, नॉर्वे में, लेकिन ये इटली वगैरह, पोलैंड और इस तरह की कंट्रीज में अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी है, उस पर भी काम चल जाएगा। इधर भी चल जाता है, कुछ लोग आए हुए हैं, ये नहीं कि 100% चाहिए होता है उसकी, सिर्फ ये है कि जब आइल्स होगा आपको अल्टीमेटली दूसरों के ऊपर थोड़ा बेनिफिट होगा एट द एंड। अच्छा यार, हनीफ भाई का आखिरी क्वेश्चन, नॉट बी अच्छा, हनीफ आंसर। भाई का था कि लास्ट क्वेश्चन था इनका, मैं जाता हूँ। हनीफ, sorry, I was studying PhD in Norway after about Comalet. कंप्लीट 2025 60 अच्छा, ईसीटी 60 इसीलिए, नहीं 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 नहीं, ये 60 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते मास्टर का हनीफ भाई। 120। आपको 120 ECTS वाला मास्टर चाहिए नॉर्वे में अप्लाई करने के लिए, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हैं। इसका ये अल्लाह कि आप इनकी जो है ना, एक अदारा नोकट हायर एजुकेशन डायरेक्टेड, वो अगर आपको इक्वलेंसी दे देता है, या उनकी वेबसाइट पे कहीं मेंशन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कुछ कंट्रीज का ना ऑटो इक्वलेंस, हो सकता है ये जो आपकी बेल्जियम की डिग्री है इसकी पहले ही उसको ऑटो इक्वलेंस करते हों, लेकिन फिर भी उसमें आई थिंक इशू होगा 60 CTS का, अगर इसमें आपका वो थीसिस नहीं है, क्योंकि ये वही है फ्रांस वाला M1 M2 वाला साहब है, तो ये 2 साल वाला मास्टर मांगते हैं नॉर्वे वाले। तो आपको 120 CTS चाहिए, जहाँ तक मुझे आइडिया है। अब पता तो नहीं आई आपने थिंक, आंसर नहीं किया मदीहा का, इसलिए ये ऐसे इमोजी नहीं, सेंड कर। मदीहा को मैंने बता दिया कि आइट्स जो है अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको एज होता है दूसरों के पास। लेकिन अगर अब खुदा ना खास्ता कुछ रीज़न है, मुझे नहीं पता उनकी फाइनेंशियल ने क्या नहीं अफोर्ड कर सकती, तो आप आइल्स के बगैर भी टारगेट कर सकती हैं। आपके पास रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, हर चीज़ है, आप और कुछ नहीं, आपकी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज कर लें, जो नई चीज़ उसमें आ गई है, कोई स्किल यूज़ हो रही है, आप कोर्सेरा से कोर्सेज के सर्टिफिकेट करें, उसके साथ वो लगा लगा के अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करें, आपको लाजमी पीएचडी मिलेगी। और मैं कहता होता हूँ किसी भी बंदे को कि 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स को बंदा सीरियस होकर अप्लाई करे, उसको अगर पीएचडी फिर भी नहीं मिलती, वो मुझे आके पकड़ ले। मैंने जितने भी मेरे सामने लोग आए जिनको वो प्रॉपर होकर करते रहे, मिल जाती है आपको, क्योंकि जब आप ट्राई करते हैं ना, आपका एक जगह नहीं होता, नहीं, वो फिर कुदरत खुद एक कुदरत का एक निज़ाम ऐसा है कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं ना, फिर वो खुद ही आपकी तरफ आ जाती है एट द एंड।
दिस इज तो कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आप जो अट्रैक्शन चीज़ सोचते हैं या करना चाहते हैं, पूरी कायनात की चीज़ें उस चीज़ के लिए आपके साथ चलना शुरू होती हैं और एक दिन वो चीज़ हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो असद भाई कमेंट्स तो आ ही जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ जी हमें वाइंड अप करना चाहिए। आपके साथ बहुत अच्छी गपशप रही, बैठक रही। तो हाँ जितने बिल्कुल इंशाल्लाह फिर हाँ बिल्कुल ठीक है, तो अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।